हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एंक्लास बेस 500 एमसीक्यूज़ के पार्ट 8 की बात करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर विथ रीजनल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके अदर पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आपको ऑल पार्ट्स शो हो जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। फॉर विच क्लासिक clinical finding should the nurse assist the stool of client with malabsorption syndrome? क्वेश्चन में पूछा एक क्लाइंट है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का, उसके स्टूल को नर्स असेस कर रही है, तो स्टूल के साथ कौन सी क्लासिकल क्लिनिकल फाइंडिंग को नर्स को असेस करना चाहिए। ऑप्शन में है 1 मेलिना, 2 फ्रैंक ब्लड, 3 फैट ग्लोब्यूल्स, 4 करंट जेली कंसिस्टेंसी। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है हमारा? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को हम इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं हम माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को। इसमें ये क्या होता है? एक कंडीशन दैट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करना, उस कंडीशन को रोकना, तो इसको हम क्या कहते हैं? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे जो फैट है एक टाइप का वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो स्टूल को नर्स असिस्ट कर रही है क्लाइंट के, तो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग को, क्लासिकल क्लिनिकल फाइंडिंग को नर्स को असिस्ट करना चाहिए? राइट आंसर होगा हमारा 3 फैट ग्लोब्यूल्स। क्यों? अनडाइजेस्ट फैट इन द फेसेस इज स्टेटोरिया। अगर फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टम्प को स्टेटोरिया बोलते हैं। नॉर्मली पता है तो स्टूल में फैट का होना, फैट इन स्टूल, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटोरिया कहते हैं। इज एसोसिएटेड विद द डिजीज ऑफ थैल इंटेस्टाइन म्यूकोसा एंड एग्जाम्पल सिलियक स्प्रू। सिलियक स्प्रू भी इसमें क्या होती है? इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, और ये भी जो मैंने अभी बताया था आपको, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है उसको प्रिवेंट करती है, उसको एब्जॉर्प्शन होने से रोकती है। और पैनक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, फैट का क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है। इसलिए जो फैट ग्लोब्यूल्स है, मतलब फैट की गोली, मतलब एक टाइप की बन जाती है ग्लोब्यूल्स, उसको नर्स को क्या करना है? स्टूल में जिस टाइम क्लाइंट का स्टूल एग्जामिनेशन कर रही है, असेस कर रही है, तो उसको असेस करना है, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स को। जो हमारा 1 है, डार्कनेस ऑफ फेसेस बाय ब्लड पिगमेंट्स इज मेलिना। जो ब्लड है, वो ब्लड पिगमेंट है फेसेस में, उस डार्क कलर का फेसेस है, डार्कनिंग ऑफ फेसेस बाय ब्लड पिगमेंट्स, फेसेस का डार्क होना ब्लड पिगमेंट्स की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं? मेलिना कहते हैं। इस रिलेटेड टू अपर जीआई ब्लीडिंग, जो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, मेलिना उससे रिलेटेड होता है, तो इस कंडीशन में हम इसको असेस नहीं करेंगे। और 2 जो हमारा ऑप्शन था, फ्रैंक ब्लड, जो ब्राइट रेड ब्लड भी बोलते हैं जिसे हम, इन द स्टूल इज रिलेटेड टू लोअर जीआई ब्लीडिंग, एग्जांपल हेमरॉइड्स। जो हेमरॉइड्स है, पाइल्स जिसे बोलते हैं हम, ये ब्राइट रेड ब्लड किस में आता है? हेमरॉइड्स में आता है, पाइल्स में, ठीक है। और 4 स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस, जिसे हम करंट जेली स्टूल बोलते हैं, आर एसोसिएट विथ इंटूससेप्शन। ये किससे एसोसिएट होता है? इंटूससेप्शन से। इंटूससेप्शन क्या है? एक आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटूससेप्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज इंटूससेप्शन, ठीक है, इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, इसे हम इंटूससेप्शन कहते हैं। और करंट जेली जो स्टूल है ये इंटूससेप्शन में एसोसिएट होता है, ठीक है। और हमारा जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, इसमें कैसा स्टूल एसोसिएट होगा? फैट ग्लोब्यूल्स। इसमें क्या एसोसिएट होगा? फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। राइट आंसर 3 होगा 161 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। व्हेन एन intestinal obstruction is suspected, a client has nasogastric tube inserted and attached to suction. For what response should the nurse critically assess the client? एक क्लाइंट है जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्टेड हुआ है, और उसे हमने क्या डाली है? एनजी ट्यूब डाली है, इंसर्ट की है, एनजी ट्यूब डाली है, एंड सक्शन से उसको अटैच कर दिया है। एनजी ट्यूब से हम क्या कर रहे हैं? सक्शन कर रहे हैं। तो कौन सा रिस्पॉन्स नर्स को
क्रिटिकली असेस करना चाहिए इस क्लाइंट में, कौन सा क्रिटिकल इसमें हो सकता है प्रॉब्लम, क्या सक्शन करते टाइम एनजी ट्यूब से अगर सक्शन कर रहे हैं इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में। ऑप्शन में 1 एडिमा, 2 बेल्चिंग, 3 फ्लूइड डेफिशिएट, 4 एक्सेसिव सलाइवेशन। देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं, तो एडिमा का कोई चांसेस नहीं होता है इसमें, एडिमा कोई एसोसिएट नहीं होगा, इससे रिलेटेड नहीं है। और बेल्चिंग क्या है, डकार, तो ये भी इससे कोई प्रॉब्लम, क्रिटिकली प्रॉब्लम नहीं है जो सक्शन करने से होगी। और आपका एक्सेसिव सलाइशन तो हम सक्शन कर ही रहे हैं तो एक्सेसिव सलाइशन नहीं होगा, बट फ्लूइड क्या हो सकता है, कम हो सकता है, फ्लूइड की डेफिशिएट हो सकती है। अगर सक्शन करते टाइम सक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा सक्शन कर ले और हम उससे क्या हो जाए, फ्लूइड डेफिशिएट हो जाए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 3, डिहाइड्रेशन। फ्लूइड की डेफिशिएट हो जाएगी तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्या है, इज अ डेंजर हुआ है, इज अ डेंजर साइन होगा, एक डेंजर बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस विथ जीआई सक्शन। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शन कर रहे हैं, जीआई सक्शन कर रहे हैं, तो नॉर्मली बात है फ्लूइड लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हम लॉन्ग टाइम तक सक्शन कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और 1 to 4 जो मैंने अभी बताया, बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइड दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉट लाइकली टू अकर, ये इनमें से कुछ नहीं होगा। और सक्शन करते टाइम फ्लूइड डेफिशिएट हो सकता है, इसलिए हमें सक्शन जो होता है, हमारा टाइमिंग होती है सक्शन की, जो टाइमिंग होती है नॉट मोर देन 10 सेकेंड। ठीक है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, हमारा जो सक्शन करने का टाइम है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, फ्लूइड डेफिशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, 2 hours after a subtotal gastrectomy, the nurse identified that the drainage from the client nasogastric tube is bright red. What should the nurse do first? क्वेश्चन में पूछा है, एक क्लाइंट है जिसकी क्या हुई है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी हुई है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी हुई है। द नर्स आइडेंटिफाइड द ड्रेनेज, जो उसका ड्रेनेज हो रहा है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से कैसा है, ब्राइट रेड हो रहा है। नर्स को फर्स्ट क्या करना चाहिए, बट कब हो रहा है, 2 hours आफ्टर, 2 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटे बाद, सब टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी के 2 घंटे बाद नर्स को जो ड्रेनेज हो रहा है वो देखने को कैसा मिल रहा है, ब्राइट रेड मिल रहा है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑप्शन में है 1 नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, 2 क्लैम्प द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब फॉर 1 hour, 1 घंटे के लिए एनजी ट्यूब को क्लैम्प कर देना है। ठीक है, और 1 आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। 3 डिटरमाइन दैट इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, क्या ये एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। 4 इरिगेट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ आइस सलाइन, या हमें जो एनजी ट्यूब है उसको इरिगेट करना है आइस लाइन से। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, इसमें 163 का राइट आंसर होगा आपका 3, डिटरमाइन दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। ये क्या होती है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टॉमी के बाद जो आपका ड्रेनेज है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से वो ब्राइट रेड ही आता है, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होती है। नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्राइट रेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 hours आफ्टर सर्जरी। कब तक होती है ये, फर्स्ट 12 hours तक। ठीक है, फर्स्ट 12 hours तक, फर्स्ट 12 hours तक ये एक्सपेक्टेड होती है। ब्लीडिंग असिस्ट ग्रेजुअली ड्यूरिंग द 12 hours आफ्टर सर्जरी इज रिस्पॉन्स टू हीमोस्टेसिस इन द सर्जिकल एरिया। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, ए क्लाइंट हैड सर्जरी फॉर ए परफोरेट अपेंडिक्स विथ लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट। क्वेश्चन में पूछा है, एक परफोरेटेड अपेंडिक्स के पेशेंट है जिसको क्या है, लोकलाइज पेरिटोनाइटिस था, लोकलाइज पेरिटोनाइटिस था, उसकी अपेंडिक्स क्या हो गई, परफोरेटेड हो गई। उस क्लाइंट की क्या हुई है, सर्जरी हुई है, तो कौन सी पोजीशन, विच पोजीशन शुड द नर्स प्लेस दिस क्लाइंट, कौन सी पोजीशन हमको देनी चाहिए इस क्लाइंट को। जो लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस था, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी इज अ पेरिटोनाइटिस। ये क्या होती है, अपेंडिक्स में होती है। अपेंडिक्स क्या हो चुकी थी, परफोरेटेड हो चुकी थी। तो इसमें हम इसके बाद जो सर्जरी हुई है उसको हम क्या पोजीशन देंगे, ऑप्शन में है 1 सिम्स, 2 सेमी फाउलर, 3 ट्रेंडलबर्ग, 4 डॉर्सल रिक्यूम्बेन। राइट आंसर होगा हमारा इसमें 2 सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। ठीक है, हम इसमें क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर।
The semi-fowler position aids in localizing drainage to the lower abdominal cavity and prevent the spread of infection throughout the abdominal cavity. ये पोजीशन क्या करती है, जो localized drainage है उसको lower abdominal cavity से बाहर करेगी एंड जो इन्फेक्शन की स्प्रेड होने के, क्योंकि अगर अपेंडिक्स परफोरेटेड हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसके चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन होने के। तो ये क्या करेगी, इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करेगी थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू। ठीक है, जो हमारा 1 और 4 ऑप्शन था, सिम्स एंड डोर्सल रिक्यूम्बेन, दिस पोजिशन विल नॉट फॉलो द लोकलाइजेशन ड्रेनेज। ये ड्रेनेज लोकलाइजेशन ड्रेनेज के लिए नहीं है पोजिशन। और जो 3 था हमारा ऑप्शन, ट्रेंडरबर्ग पोजीशन विल कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू आउट द एब्डोमिनल कैविटी। ये पोजीशन क्या करेगी, एक टाइप की कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी ट्रेंडरबर्ग पोजीशन कंडीशन में, ये याद रखना है हमें, क्योंकि ये क्या करेगी, इन्फेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा स्प्रेड, इन्फेक्शन के स्प्रेड होने में हेल्प करेगी। ठीक है, और अगर कोई पेट्रोनाइटिस का पेशेंट है और उसे अपेंडिक्स क्या हो चुकी है, उसकी परफोरेट हो चुकी है अंदर, मतलब एक टाइप की अपेंडिक्स जो है वो फट चुकी है, तो वो इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट करती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी भी यहाँ पे यही रहेगी कि हम उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सेमी फाउलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 165. A Harris flush is ordered to reduce a client flatus after abdominal surgery. How many inches should the nurse insert the rectal catheter? क्वेश्चन में पूछा है, एक एब्डोमिनल सर्जरी हुई है क्लाइंट की, उसके बाद उसे जो फ्लैटस होता है, फ्लैटस हो रहा है, एक फ्लैटस क्या है, एक टाइप का गैस प्रोड्यूस होना। ठीक है, फ्लैटस हो रहा है, उसको कम करने के लिए ऑर्डर दिया है। नर्स कौन से रेक्टल कैथेटर नर्स इंसर्ट कर रही है, तो कितने इंचेस पर नर्स को इंसर्ट करना चाहिए, कितना इंसर्ट करना चाहिए रेक्टल कैथेटर। ठीक है, एक एब्डोमिनल सर्जरी हुई है क्लाइंट की, उसके बाद फ्लैटस को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रेक्टल कैथेटर इंसर्ट कर रही है नर्स, तो कितना इंचेस उसे इंसर्ट करना चाहिए। ऑप्शन में है 1 2 इंच, 2 4 इंच, 3 6 इंच या 4 8 इंच। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 2 4 इंच। ठीक है, इसमें आपका रेक्टल कैथेटर डाल रहे हैं 2 इंच पे अंदर भी नहीं जाएगा, और जो 6 और 8 इंच है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा 2। ए रेक्टल कैथेटर शुड बी इंसर्टेड अप्रॉक्सीमेट 4 इंच टू पास द रेक्टल इंस्पेक्टर। जो रेक्टल इंस्पेक्टर्स होते हैं उसको पास करने के लिए कम से कम 4 इंच अप्रॉक्सीमेट हमको इंसर्ट करना है रेक्टल कैथेटर। ठीक है, और जो 1 था हमारा 2 इंच विल नॉट पास बियॉन्ड द रेक्टल इंस्पेक्टर, और 3 to 4 जो हमारा था, 6 और 8 इंच जो हमारा ऑप्शन था, दिस में डैमेज द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये क्या कर सकता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा 4 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 क्वेश्चन, a nurse obtained daily stool specimen for a client with chronic bowel inflammation. The nurse concluded that this stool examination were ordered to determine. क्वेश्चन में पूछा है, एक क्लाइंट है किसका, बाउल इन्फ्लामेशन का। ठीक है, बाउल इन्फ्लामेशन है एक क्लाइंट को, उसको डेली स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट के लिए ऑर्डर किया जाता है। उसका डेली स्टूल स्पेसिमेन होता है, नर्स को पता है कि ये क्यों होता है। नर्स कंक्लूड दैट दिस स्टूल एग्जामिनेशन वर ऑर्डर टू डिटरमाइन, किस लिए होता है। ठीक है, पेशेंट का है क्रॉनिक बाउल इन्फ्लामेशन का। ठीक है, तो नर्स को पता है उसका डेली स्टूल स्पेसिमेन क्यों ऑब्टेन होता है। ऑप्शन में 1 फैट कंटेंट के लिए, फैट जो कंटेंट है स्टूल में उसके लिए, 2 अकल्ट ब्लड के लिए, जो ब्लड अकल्ट है उसके लिए, 3 ओवा एंड पैरासाइट्स के लिए, 4 कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, उसका डेली स्टूल स्पेसिमेन क्यों होता है क्लाइंट का क्रॉनिक बाउल इन्फ्लामेशन के। राइट आंसर होगा यहाँ पे 2 अकल्ट ब्लड। जो अकल्ट ब्लड है, जो ब्लड जिसको हम नॉर्मली सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसके लिए। ठीक है, अकल्ट ब्लड इन द स्टूल में इंडिकेट एक्टिव ब्लीडिंग। अगर क्रॉनिक बाउल इन्फ्लामेशन का पेशेंट है और उसमें अकल्ट ब्लड सीन हो रहा है उसके स्टूल में, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एक्टिव ब्लीडिंग को। ठीक है, और जो हमारा 1 ऑप्शन था फैट कंटेंट, दिस सिचुएशन डज नॉट वारंट एग्जामिनिंग द स्टूल फॉर
फैट, ठीक है। अगर फैट होगा तो हम उसका डेली स्टूल एग्जामिनेशन स्पेसिमेन नहीं करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ओ एंड पैरासाइट्स के लिए, देयर इज नो इंडिकेट दैट पैरासाइट आर प्रेजेंट, द सिचुएशन डज नॉट वारंट एग्जामिनिंग द स्टूल फॉर एन इन्फेस्टेशन। जो हमारा फोर ऑप्शन था, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, दिस सिचुएशन डज नॉट वारंट कल्चरिंग द स्टूल फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारा डेली किस लिए हम करेंगे, अकल्ट ब्लड के लिए, कि कोई ऐसी ब्लड तो नहीं है जो हम सीन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि क्या इंडिकेट करता है, एक्टिव ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। अदर्स के लिए हम डेली स्पेसिमेन नहीं करेंगे स्टूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, ए नर्स इज evaluating a client who has been receiving medical intervention for the diagnosis of Crohn's disease. Which expected outcome is most important for this client? क्वेश्चन में पूछा है, एक नर्स क्लाइंट को एवेल्युएट कर रही है जो कि मेडिकल इंटरवेंशन रिसीव कर रहा है, और उसका डायग्नोज क्या है, क्रॉन डिजीज़। क्रॉन डिजीज़ का पेशेंट है। क्रॉन डिजीज़ क्या है, क्रॉन डिजीज़ को हम इलियाइटिस भी बोलते हैं, इलियाइटिस, ठीक है। क्रॉन डिजीज़ को हम इलियाइटिस भी बोलते हैं। ये होता क्या है, क्रॉन डिजीज़ एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होती है जो कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी लाइनिंग को अफेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। कौन सी एक्सपेक्टेड आउटकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी इस क्लाइंट के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स पूछिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी इस क्लाइंट के लिए। वन, डज स्किन केयर करनी है, सॉरी, या टेक ओरल फ्लूइड्स, उसे ओरल फ्लूइड्स लेने के लिए कहना है, टेक ओरल फ्लूइड्स। ये 3, गेन ए हाफ पाउंड पर वीक। अगर हाफ पाउंड पर वीक उसका वेट जो है वो गेन हो रहा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपीरियंस लेस एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, जो उसे एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 3, गेन ए हाफ पाउंड पर वीक, ठीक है। क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, मेडिकल इंटरवेंशन रिसीव कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, गेन ए हाफ पाउंड पर वीक, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट क्रॉन डिजीज़ का है और वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है वेट की, या वेट कम हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेंजर साइन होगा क्रॉन डिजीज़ में, ठीक है। इसलिए हमारा क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए, अगर मेडिकल इंटरवेंशन रिसीव कर रहा है तो गेन ए हाफ पाउंड पर वीक, ओके। वेट लॉस यूजुअली सीवियर विथ क्रॉन डिजीज, देयरफॉर वेट गेन इज ए प्रायोरिटी। वेट गेन करना हमारी क्या रहेगी इस कंडीशन में, प्रायोरिटी रहेगी अगर पेशेंट क्रॉन डिजीज का है तो। दिस गोल इज स्पेसिफिक, रियलिस्टिक एंड मिजरेबल एंड हैज ए टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए, उसका वेट गेन होना चाहिए, पर वीकली हमें क्या करना है, उसका वेट का असेस करना है। अगर वेट लॉस हो रहा है तो ये क्या होगा, क्रॉन डिजीज के साथ एक सीवियर रहेगा, ठीक है। 1 to 4 ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट एज हाई प्रायोरिटी एज वेट गेन। ये जो अदर ऑप्शन थे हमारे ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्किन केयर करना, उसे ओरल फ्लूइड्स देना, एंड अगर वो एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रैम्प कर रहा है तो उसको कम करना, ये भी हमारी क्या रहेंगी, प्रायोरिटी रहेंगी। बट गेन ए हाफ पाउंड पर वीक हमारी ये मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, अगर पेशेंट क्रॉन डिजीज का है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, a client is scheduled for a colonoscopy and the healthcare provider ordered a tape water enema. In which position should the nurse place the client during the enema? एक क्लाइंट है जिसको कॉलोनस्कोपी करनी है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके लिए एक ऑर्डर कर रहा है टेप वाटर एनिमा का। तो पोजीशन पूछिए, इसके लिए पोजीशन कौन सी होनी चाहिए एनिमा के लिए, ठीक है। तो कॉलोनस्कोपी क्या होती है, कॉलोनस्कोपी क्या है, एक एग्जामिनेशन है यूज टू डिटेक्ट चेंजेस और एबनॉर्मलिटीज इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है। तो इस टाइम हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने वाटर एनिमा, टैप वाटर एनिमा के लिए ऑर्डर दिया है, तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए एनिमा के लिए। ऑप्शन है 1 लेफ्ट सिम्स, 2 बैक लाइन, 3 नी चेस्ट, 4 मिड फाउलर। और सबको पता है
लेफ्ट सिम्स जो हमारी रहती है, राइट आंसर हमारा 1 होगा। लेफ्ट सिम्स हम एनिमा के लिए पोजीशन यूज करते हैं, राइट आंसर क्या होगा, लेफ्ट सिम्स। To take advantage of the anatomic position of the sigmoid colon and the effect of gravity, the client should be placed in the left sims or left sideline position for anima. Anima के लिए हम कौन सी पोजीशन करते हैं, लेफ्ट सिम्स या लेफ्ट साइडलाइन पोजीशन हम यूज करते हैं ताकि उसका फ्लो अच्छे से हो सके। और जो अदर पोजीशन है, दिस पोजीशन डज नॉट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द सिग्मॉइड कॉलन बाय ग्रेविटी। ताकि हम लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन इसलिए करते हैं ताकि जो ग्रेविटी है उसके थ्रू सिग्मॉइड एंड कॉलन में जो फ्लो है उसका अच्छे से हो सके, और अदर जो पोजीशन है वो फ्लो को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 169। ए क्लाइंट हैड ए कॉलन रिजेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए कोलोस्टोमी 2 days ago. What color does the nurse expect the stoma to be when assessing its viability? क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है, क्लाइंट है, जिसकी कोलोस्टोमी की गई है 2 days अगो। ठीक है, कोलोस्टोमी क्या है, कोलोस्टोमी आपका एक सर्जिकल प्रोसीजर है, कोलोस्टोमी की गई है 2 day अगो। तो व्हाट कलर डज द नर्स एक्सपेक्ट द स्टोमा टू बी व्हेन असेस द इट्स वायबिलिटी। तो कोलोस्टोमी टाइम स्टोमा बनता है, तो उसका एक्सपेक्टेड पूछा है, एक्सपेक्टेड द स्टोमा टू व्हेन असेस द वाइबिलिटी। हम स्टोमा की क्या कर रही है, वाइबिलिटी नर्स असेस कर रही है, तो कैसी रहेगी उसकी वाइबिलिटी, कलर पूछा है इसमें। देखे एक सेकेंड, आपको मैं कोलोस्टोमी बता दूँ, इसमें आपको समझ आ जाएगा स्टोमा क्या है। कोलोस्टोमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इस सर्जिकल प्रोसीजर, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वन एंड ऑफ द कॉलन इज डाइवर्टेड थ्रू एन इंसिजन। जो इसका जो कॉलन होती है, कॉलन होती है, उसका जो वन एंड पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है, इसमें इंसीजन के थ्रू डाइवर्टेड किया जाता है। ठीक है, इंसीजन लगाया जाता है और डाइवर्टेड किया जाता है इन द एब्डोमिनल वॉल टू क्रिएट स्टोमा। क्यों कट लगाया जाता है, स्टोमा क्रिएट करने के लिए। ठीक है, स्टोमा क्या है, स्टोमा इज द ओपनिंग इन द स्किन वेयर ए पाउच फॉर कलेक्टिंग फेसेस इज अटैच्ड। स्टोमा क्या है, इज द ओपनिंग, एक ओपनिंग बनाई जाती है स्किन में, वेयर ए पाउच फॉर कलेक्टिंग, जहाँ एक पाउच अटैच किया जाता है, जहाँ पे फेजेस जो है, फेजेस स्टूल जो होता है, फेजेस क्या हो सके, कलेक्ट हो सके। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्टोमा होता है। एक बार और लीजिए, स्टोमा इज द ओपनिंग इन द स्किन वेयर ए पाउच फॉर कलेक्टिंग फेजेस अटैच्ड। और ये कहाँ कैसे अटैच किया जाता है, कोलोस्टोमी करके। कोलोस्टोमी आपका एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जो कॉलम का वन एंड पार्ट होता है, उसे इंसीजन के थ्रू कट लगा के इसको डाइवर्टेड कर दिया जाता है एब्डोमिनल वॉल में टू क्रिएट स्टोमा। ठीक है, तो स्टोमा का एक्सपेक्टेड मतलब वाइबिलिटी चेक कर रही है कि स्टोमा सही है या नहीं। तो उसका असेसिंग कलर पूछा है कैसा होगा। 1 है ऑप्शन पिंक, 2 ग्रे, 3 ब्राइट रेड, 4 डार्क पर्पल। तो राइट आंसर होगा इसमें आपका कैसा होना चाहिए, ब्रिक रेड। ठीक है, ब्रिक रेड कलर का होगा स्टोमा। ए ब्रिक रेड स्टोमा इंडिकेट एडिक्वेट वेस्कुलर परफ्यूजन। अगर ब्रिक रेड स्टोमा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, एडिक्वेट वेस्कुलर परफ्यूजन। ठीक है, मतलब जो प्रॉपरली जो फेजेस है वो पास आउट हो रहा है वहाँ। ठीक है, एडुकेट वेस्कुलर परफ्यूजन को इंडिकेट करेगा ब्रिक रेड स्टोमा। और अदर जो ऑप्शंस थे हमारे कलर, दिस इंडिकेट इनएडुकेट परफ्यूजन ऑफ द स्टोमा, मतलब जो स्टोमा है वो इनएडुकेट परफ्यूजन है उसमें। ठीक है, जो अदर है वो इनएडुकेट परफ्यूजन को इंडिकेट करेंगे स्टोमा को, और जो आपका ब्रिक रेड कलर होगा वो एडुकेट वेस्कुलर परफ्यूजन को इंडिकेट करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3। ब्रिक रेड को हम वाइबिलिटी असेस करने के लिए, वाइबिलिटी उसके मतलब अच्छे से हुआ है स्टोमा या नहीं, तो उसके लिए हम ब्रिक रेड कलर असेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 170। ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब, विच सॉल्यूशन शुड द नर्स यूज व्हेन इंस्टिलिंग द ट्यूब टू इंश्योर इट्स पेटेंसी। क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है जिसको नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब डला हुआ है, नर्स उसकी केयर कर रही है, तो कौन सा सॉल्यूशन हम नर्स को यूज़ करना चाहिए व्हेन इंस्टिल द ट्यूब टू इंश्योर इट्स पेटेंसी। उसकी ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन नर्स को इंस्टिल करना है,
तो ऑप्शन में है 1 स्टेराइल वाटर, 2 आइसोटोनिक सलाइन, 3 हाइपोटोनिक सलाइन, 4 हाइपरटोनिक ग्लूकोज। तो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेगी नर्स इसकी पेटेंसी, नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए नर्स को यूज़ करना चाहिए? राइट आंसर होगा इसमें हमारा 2 आइसोटोनिक सलाइन। ठीक है, आइसोटोनिक सलाइन का यूज़ करना चाहिए नर्स को अगर नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब डला हुआ है, नर्स उसकी केयर कर रही है, उसकी पेटेंसी ट्यूब को चेक करने के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए? सॉल्यूशन आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक saline most closely resemble body fluid. It will not cause an imbalance by pulling fluids and electrolyte out of the intravascular compartment. ये क्या करती है? जो ये फ्लूइड है इट विल नॉट कॉज एन इम्बैलेंस, किसी भी टाइप का इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता है बाय पुलिंग फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट आउट द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से कोई इलेक्ट्रोलाइट भी इससे आउट नहीं होता है। और जो 3 ऑप्शन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, विल अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंट्रावेस्कुलर। ये क्या करते हैं? जो फ्लूइड है उसको अलाउ करेंगे एब्जॉर्प्शन होने के लिए इंट्रावेस्कुलर में। ठीक है, और जो हमारा आइसोटोनिक है वो इलेक्ट्रोलाइट आउट नहीं करता है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, बट जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो अलाउ कर देते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2 आइसोटोनिक सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, हाउ मेनी इंचेस शुड द नर्स इंसर्ट ए कैथेटर इनटू द स्टोमा व्हेन परफॉर्मिंग ए ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी इरिगेशन? क्वेश्चन में पूछा है एक ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी इरिगेशन परफॉर्म कर रहा है तो कितने स्टोमा में कितने कैथेटर कितने इंचेस अंदर इंसर्ट करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है 1 5 सेंटीमीटर, 2 8 सेंटीमीटर, 3 15 सेंटीमीटर, 4 20 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा 2 8 सेंटीमीटर या 3 इंचेस। ठीक है, अगर ट्रांसफर कोलोस्टोमी इरिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टोमा में कितना सेंटीमीटर या इंचेस कैथेटर इंसर्ट करना चाहिए? 8 सेंटीमीटर या 3 इंचेस। ठीक है, 3 इंचेस इज फार इनफ टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू द बाउल। इससे जो 3 इंचेस है हमारा, इससे क्या होगा? डायरेक्ट फ्लो होगा सॉल्यूशन बाउल में। ठीक है, और जो 2 इंचेस था इज इनएडुकेट फ्लूइड में लीक बैक अराउंड द कैथेटर। ये इनएडुकेट है और जो फ्लूइड है वो बैकआउट हो सकता है। ठीक है, कैथेटर में। और 3 और 4 दिस मे कॉज ट्रॉमा टू द म्यूकोजा। ये बहुत ज़्यादा हो गया और म्यूकोजा को क्या कर सकता है? ट्रॉमा कर सकता है। ठीक है, इंजर्ड कर सकता है। जो 15 और 20 सेंटीमीटर है ये क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया, ये म्यूकस को क्या करेगा? ट्रॉमा कर देगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, व्हेन टीचिंग इरिगेशन ऑफ ए कोलोस्टोमी, हाउ मेनी इंचेस अबव द स्टोमा शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू प्लेस द कंटेनर? यहाँ पे ये पूछा है कि एक मतलब कोलोस्टोमी की इरिगेशन हो रही है तो जो हाउ मैनी इंचेस अबव द स्टोमा शुड द नर्स, कितने अबव स्टोमा होना चाहिए उसके, सॉरी स्टोमा के कितने अबव जो कंटेनर है वो प्लेस होना चाहिए। ठीक है, इरिगेशन हो रही है कोलोस्टोमी के और जो स्टोमा है उसके कितने अबव जो कंटेनर है वो प्लेस होना चाहिए। ठीक है, व्हेन टीचिंग इरिगेशन ऑफ ए कोलोस्टोमी, हाउ मेनी इंचेस अबव द स्टोमा शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू प्लेस द कंटेनर? ऑप्शन में पूछा है 1 15 सेंटीमीटर, 2 25 सेंटीमीटर, 3 30 सेंटीमीटर, 4 45 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर या 2 या 12 इंचेस। ठीक है, जो एक कोलोस्टोमी इरिगेशन इज मच लाइक ए टैप वाटर एनिमा। जो कोलोस्टोमी इरिगेशन है क्या है? एक टैप वाटर एनिमा की तरह है। द सॉल्यूशन मस्ट बी होल्ड हाई इनफ टू अलाउ इट टू फ्लो इनटू द बाउल बट नॉट सो हाई दैट इज फ्लो रैपिडली और इट कॉज क्रैम्पिंग और म्यूकोजल इंजरी। जो सॉल्यूशन है ये कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या है? एक टैप वाटर एनिमा की तरह है। तो जो सॉल्यूशन है वो हाई इनफ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ताकि जो फ्लो है बाउल में वो अच्छे से हो सके, बट नॉट सो हाई, बट ज़्यादा हाई नहीं रखना है
जो जिससे क्या होगा, फ्लो रैपिडली होगा और क्या करेगा, इट कॉज क्रैम्पिंग एंड म्यूकोजल इंजरी कॉज करेगा, ठीक है। और जो 1 और 2 ऑप्शन है, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम हाइट परमिट एंड मे नॉट इंश्योर फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू द बाउल। जो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इससे अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा इतना हाई करके, इतना सा हाई करके, इसलिए हमें क्या करना है, 30 सेंटीमीटर तक कंटेनर को ऊपर करना है। और 4 इट इज़ टू हाई एंड मे कॉज इंटेस्टाइनल ट्रॉमा। जो हमारा 45 सेंटीमीटर है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और म्यूकोजा, जो इंटेस्टाइन म्यूकोजा है, उसको क्या कर देगा, ट्रॉमा या इंजरी कर देगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, 30 सेंटीमीटर 12 इंचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 173। A client is scheduled for ligation of hemorrhoids. Which diet does the nurse expect to be ordered in preparation for this surgery? एक क्लाइंट है, किस टाइप का है, हेमरेड्स का। हेमरेड्स क्या है, पाइल्स। हेमरेड्स को हम पाइल्स भी कहते हैं। हेमरेड्स का क्या करना है, लाइगेशन करना है। तो विच डाइट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर्ड? नर्स कौन सी डाइट एक्सपेक्ट करेगी अगर इसकी क्या हो रही है, सर्जरी के लिए प्रिपरेशन हो रही है हेमरेड्स के पेशेंट की, उसका क्या करना है, लाइगेशन करना है हेमरेड्स का, पाइल्स का, जैसे पाइल्स कहते हैं हम। तो कौन सी डाइट नर्स इस पेशेंट के लिए एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन है 1 ब्लेंड डाइट, 2 क्लियर लिक्विड, 3 हाई प्रोटीन, 4 लो रेसिड्यू। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें हाई, इसमें हाई प्रोटीन नहीं होती, सॉरी, इसमें लो रेजिड्यू डाइट होगी, लो रेजिड्यू डाइट, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर छाछ, ठीक है, ये क्या है, लो रेजिड्यू डाइट है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, पाइल्स का लाइगेशन हो रहा है। ए लो रेजिड्यू डाइट लिमिट स्टूल फॉर्मेशन, वहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूल फॉर्मेशन को रोकना है। अगर वो लिक्विड एक टाइप का लो रेजिड्यू डाइट लेगी, क्लियर लिक्विड का बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर लिक्विड नहीं देते हम, लो रेजिड्यू डाइट देंगे। एग्जाम्पल फॉर छाछ वगैरह ये सब, ठीक है। लो रेजिड्यू डाइट लिमिट द स्टूल फॉर्मेशन, ताकि जिससे जो स्टूल है, स्टूल फॉर्मेशन वो कम हो सके। और जो ब्लेंड डाइट है, यूजुअली आर एम्प्लॉयड इन द मैनेजमेंट ऑफ अपर नॉट लोअर जीआई डिस्टर्बेंस। ब्लेंड डाइट हम कब देते हैं, ब्लेंड डाइट क्या होती है, जो जिसमें फाइबर्स कम होते हैं, ठीक है, लो इन डाइट फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स, और जो होती है सॉफ्ट होती है। तो ब्लेंड डाइट हम कब देते हैं उसे, अगर अपर मैनेजमेंट हो रहा है कोई जीआई का, अपर जीआई का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन अपर जीआई है हमारी, उसका अगर मैनेजमेंट हो रहा है तो हम उसे क्या देंगे, ब्लेंड डाइट देंगे, ठीक है। बट ये क्या है, हमारा हेमरेड्स और पाइल्स किस में आ जाता है, लोअर जीआई में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें ब्लेंड डाइट नहीं देंगे। अगर अपर जीआई होता है, यहाँ पे अपर जीआई की प्रॉब्लम होती है, तो हम ब्लेंड डाइट देते हैं। टू ऑल्सो ए क्लियर डाइट इज लो इन रेजिड्यू, इट डज नॉट मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। हम यहाँ पे क्लियर लिक्विड डाइट भी दे सकते हैं, बट उसे न्यूट्रिशन पेशेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसमें, इसीलिए हम क्लियर डाइट नहीं देंगे। और ए हाई प्रोटीन डाइट इंडिकेट पोस्ट ऑपरेटिवली टू प्रमोट हीलिंग, और हम उसे हाई प्रोटीन डाइट भी देते हैं। अगर यहाँ पे सर्जरी के बाद का पूछा होता तो हमारा राइट आंसर क्या जाता, हाई प्रोटीन डाइट, ताकि जो उसकी हीलिंग है वो अच्छे से प्रमोट हो सके, अच्छे से हो सके, ठीक है। इसलिए हम अगर सर्जरी के बाद का पूछते तो हम हाई प्रोटीन डाइट राइट आंसर होता, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, लो रेजिड्यू डाइट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 174। A client who is receiving TPN total parental nutrition report experiencing nausea, thirst and a headache. Which clinical factor should the nurse monitor initially to further assess the client status? क्वेश्चन पूछा है, एक पेशेंट है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है टीपीएन, और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, नोजिया हो रहा है उसे, थर्स्ट हो रहा है एंड हेडेक हो रहा है। तो कौन सा विच क्लिनिकल फैक्टर शुड द नर्स मॉनिटर इनिशियली, कौन सा क्लिनिकल फैक्टर नर्स को इनिशियली मॉनिटर करना चाहिए टू फर्दर असेस द क्लाइंट स्टेटस, फर्दर स्टेटस को असेस करने के लिए? ऑप्शन है 1 ब्लड ग्लूकोज, 2 यूरिनरी आउटपुट, 3 ब्लड प्रेशर, 4 ओरल टेम्परेचर। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ब्लड ग्लूकोज। क्यों?
द क्लाइंट इज एग्जाइटिंग क्लासिक सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। पेशेंट के जो सिम्टम शो हो रहे हैं वो किसके हैं? हाइपरग्लाइसीमिया के। एंड सिंपल सीरम ग्लूकोज मॉनिटर evaluate by the glucose monitor machine will help guide for the nurse next action। इसलिए हमें क्या चेक करना है? ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि ये सिम्टम्स किसके हैं? हाइपरग्लाइसीमिया के। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ग्लूकोज मॉनिटर से एवेल्युएट करेंगे हम। ग्लूकोज मॉनिटर मशीन विल हेल्प गाइड द नर्स नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन के लिए हमें क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175। ए क्लाइंट इज डायग्नोज विद कशिंग सिंड्रोम, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन ए क्लाइंट विद कशिंग सिंड्रोम। एक क्लाइंट है, कशिंग सिंड्रोम का डायग्नोज हुआ है। कशिंग सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? और हाइपर कोर्टिसोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। हाइपर कोर्टिसोलिज्म, कशिंग सिंड्रोम को हम हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। ये क्या है? एक कंडीशन दैट अकर फ्रॉम हाई कोर्टिसोल लेवल। इसमें क्या होता है? जो कोर्टिसोल लेवल होता है, कोर्टिसोल लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ए कंडीशन दैट अकर फ्रॉम हाई कोर्टिसोल लेवल फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय एड्रिनल ग्लैंड। वो भी कब तक? लॉन्ग टाइम तक। अगर कोर्टिसोल लेवल हाई रहता है तो उसे क्या होता है? कशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है, कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। और अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, मोस्ट कॉमन इसका कशिंग सिंड्रोम का कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन की बात करूँ तो जो पेशेंट स्टेरॉइड ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्टेरॉइड ड्रग लॉन्ग टाइम तक अगर जो पेशेंट जो स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं उसका यूज़ करते हैं तो ये क्या करती है? जो हमारा जो कोर्टिसोल लेवल था उसको हाई कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? कशिंग सिंड्रोम होता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड का यूज़ करना, स्टेरॉइड ड्रग्स का। तो क्वेश्चन में पूछा है, एक पेशेंट है, कशिंग सिंड्रोम का डायग्नोस हुआ है, कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन ए क्लाइंट? कौन सा इसमें एक्सपेक्ट करेगी नर्स कि इसमें से मैनिफेस्टेशन इंक्रीज होगा विद कशिंग सिंड्रोम में? क्या इंक्रीज होगा? ऑप्शन में 1 है यूरिन आउटपुट, 2 ग्लूकोज लेवल, 3 सीरम पोटेशियम, 4 इम्यूनाई रिस्पॉन्स। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा 2 ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, इसमें क्या होता है? कशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डिसबैलेंस हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड। तो उसकी वजह से वो क्या होगा? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाएगा, विच मे कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, वहीं से कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे हार्मोन है, मिनरल कॉर्टिकोइड्स, ये सब सीक्रेट करती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसकी वजह से ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए हमें क्या असिस्ट करना है इस पेशेंट में? कौन सा नर्स एक्सपेक्ट करेगी इंक्रीज मैनिफेस्टेशन? इसमें हमारा ग्लूकोज लेवल राइट आंसर होगा, ठीक है, 2। जो 1 ऑप्शन था, यूरिन आउटपुट इंक्रीज इन मिनरल कॉर्टिकोइड्स विल डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर इसमें क्या होगा? जो मैंने अभी बताया था, हमारा एड्रिनल ग्लैंड मिनरल कॉर्टिकोइड्स ये सब सीक्रेट करती है। तो मिनरल कॉर्टिकोइड्स अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या रिजल्ट देगा? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, नॉट इंक्रीज। तो इसलिए हमारा 1 ऑप्शन रॉन्ग होगा। 3 जो है, सोडियम इज रिटेन बाय द किडनी बट पोटेशियम इज एक्सक्रेटेड। जो हमारा 3 ऑप्शन है, सीरम पोटेशियम, जो हमारा सोडियम होता है, Na जो सोडियम है वो क्या होता है? सोडियम रिटेन हो जाता है किडनी के द्वारा, बट पोटेशियम क्या होता है? एक्सक्रेट आउट हो जाता है। पोटेशियम एक्सक्रेट आउट हो जाता है, सोडियम जो पोटेशियम है हमारा एक्सक्रेट आउट हो जाता है बाय द किडनी, इसलिए यहाँ पे ये इंक्रीज नहीं होगा। बट यहाँ ऑप्शन अगर सोडियम होता तो सोडियम हमारा क्या होता है? रिटेन हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो हो सकता था। 4 हमारा ऑप्शन जो है, द इम्यूनाई रिस्पॉन्स इज सप्रेस। तो इम्यूनाई रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा? सप्रेस होगा, ठीक है, सप्रेस होगा इम्यूनाई रिस्पॉन्स। तो ये भी इंक्रीज नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। A nurse is caring for a client who had a adrenalectomy
फॉर व्हाट क्लिनिकल रिस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर वाइल स्टेरॉइड थेरेपी इज बीइंग रेगुलेटेड। एक नर्स है, नर्स क्लाइंट की केयर कर रही है जिसको क्या है, एड्रेनलेक्टोमी है। तो कौन सा क्लिनिकल रिस्पॉन्स नर्स को मॉनिटर करना चाहिए? पेशेंट क्या ले रहा है? स्टेरॉइड थेरेपी रेगुलेटेड ले रहा है। ऑप्शन में है 1 हाइपोटेंशन, 2 हाइपरग्लाइसेमिया, 3 सोडियम रिटेंशन, 4 पोटेशियम एक्सक्रीशन। राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? 1 हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन क्यों होगा? आफ्टर ए एड्रेनलेक्टोमी एड्रेनल इनसफिशिएंसी कॉज हाइपोटेंशन बिकॉज ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अल्टरेशन। अगर एड्रेनेक्टोमी हुई है तो उसके बाद क्या चांसेस रहते हैं? हाइपोटेंशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो गया है, फ्लूइड आपका इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन हुआ है, फ्लूइड क्या होगा? लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इसलिए किसको असेस करना चाहिए? क्या असेस करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए नर्स को? हाइपोटेंशन। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, which nursing intervention is the priority when client is first admitted with hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome HHNS जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी रहेगी। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है। फर्स्ट क्लाइंट फर्स्ट क्या हुआ है? एडमिटेड हुआ है का HHNS का। HHNS क्या है हमारा? हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन की प्रायोरिटी पूछी है HHNS पेशेंट पे, फर्स्ट एडमिटेड हुआ है तो हमारा HHNS क्या होता है? HHNS को हम HHS भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? HHS। HHS क्या है? हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक और स्टेट, हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, इसे HHS। ये तो HHNS को हम बोलते हैं। ठीक है, HHS। बट होता क्या है, जो HHNS है आपका, ये इज ए डेंजरस कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम वेरी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है तो हम डायबिटीज़ कहते हैं, बट बहुत ज़्यादा हाई हो जाना। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम वेरी हाई ब्लड ग्लूकोज, ये इसको हम क्या कहते हैं? HHNS कहते हैं। ये एक डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? ऑप्शन में है 1 प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, 2 इंक्रीजिंग कार्बोहाइड्रेट, 3 एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट, 4 टीचिंग फैक्ट अबाउट डाइटरी प्रिंसिपल। राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा एडमिनिस्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट को एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्यों? As a result of osmotic pressure created by increased serum glucose level, the cells become dehydrated. The client must receive fluid and the insulin. अगर जो सीरम ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो सेल को क्या करता है? सेल्स जो हमारी होती है उसको क्या करता है? डिहाइड्रेट करता है। ठीक है, डिहाइड्रेट करता है। तो इसलिए मस्ट हमें क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। जो डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेशन एक सीवियर कंडीशन है। देन हमें क्या करना है? फिर इंसुलिन देना है। ठीक है, इससे पहले क्या देना है? फ्लूइड देना है, देन इंसुलिन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एडमिनिस्ट्रिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? प्रायोरिटी पूछी थी तो इसलिए हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा? फ्लूइड रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, ए क्लाइंट ब्लड गैसेस रिफ्लेक्ट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, which clinical indicator should the nurse expect to identify when monitoring this client laboratory values? एक क्लाइंट है, उसका क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? एक डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है वेयर द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेस ब्लड एसिड्स। जो कीटोन्स होते हैं, ब्लड एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? कीटोन्स। ये क्या है? ब्लड एसिड्स हैं। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लड एसिड्स प्रोड्यूस करने लग जाए, एक्सेस ब्लड एसिड जिसे कीटोन्स बोलते हैं,
उसे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक एसिडोसिस कहते हैं। ये क्या है, एक डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन होता है। एक क्लाइंट है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का, नर्स उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज मॉनिटर कर रही है, तो कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स को एक्सपेक्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक्सपेक्ट क्या होगा, क्लिनिकल इंडिकेटर कौन सा एक्सपेक्टेड होगा। 1 इंक्रीज पीएच, 2 डिक्रीज PO2, 3 इंक्रीज PCO2, 4 डिक्रीज SCO3। तो क्या कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर एक्सपेक्ट करना चाहिए नर्स को। राइट आंसर होगा इसका डिक्रीज SCO3। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा। क्यों, द बाइकार्बोनेट, SCO3 क्या है आपका, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम हेल्प मेंटेन द pH of the body fluids. Polymetabolic acidosis, there is a decrease in the bicarbonate because of increase of metabolic acidosis. Diabetic acidosis में क्या होता है, metabolic acidosis increase हो जाता है और आपका जो SCO3 है बाइकार्बोनेट वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, pH आपकी इंक्रीज नहीं होगी, pH आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, पीएच आपकी डिक्रीज होगी और आपका SCO3 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के पेशेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट फॉर पॉसिबल लैरिंजियल नर्व इंजरी फॉलो ए थायरोडेक्टोमी, विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट ऑन एन आवरली बेसिस। एक क्लाइंट है, लैरिंजियल नर्व इंजरी का असेस है, पेशेंट क्या है, उसका असेसिंग क्या है, पॉसिबल लैरिंजियल नर्व इंजरी है। कब हुई है ये, थायरोडेक्टोमी के टाइम। थायरोडेक्टोमी हो रही थी पेशेंट की, उस टाइम क्या हुआ है, उसे लैरिंजियल नर्व इंजरी हुई है। वो भी क्या है, पॉसिबल मतलब चांसेस हैं उसके होने के। विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट ऑन द आवरली बेसिस। कौन सा, अगर थायरोडेक्टोमी के टाइम पॉसिबल है कि पेशेंट को लैरिंजियल नर्व इंजरी हो सकती है, तो कौन सा एक्शन नर्स को लेना चाहिए ऑन एन आवरली बेसिस। पर आवरली पूछा है, 1 आवरली बेसिस में क्या एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन है 1 आस्क द क्लाइंट टू स्पीक, पेशेंट को आवरली बोल रहे हैं कि आप कुछ बोल के दिखाएं। 2 इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू स्वॉलो, या उसे कुछ स्वॉलो करने के लिए, निकलने के लिए बोलना है। 3 हैव द क्लाइंट हमें फैमिलियर ट्यून, एक फैमिलियर ट्यून के लिए बोलना है, निकालने के लिए। 4 स्वैप द क्लाइंट थ्रोट टू टेस्ट द गैग रिफ्लेक्स, या गैग रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए क्लाइंट का स्वैप द क्लाइंट थ्रोट, जो क्लाइंट का थ्रोट है उसका स्वैप लेना है गैग रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे 1 आस्क द क्लाइंट टू स्पीक। पेशेंट को क्या करना है, बोलने के लिए बोलना है, आस्क द क्लाइंट टू स्पीक। ठीक है, पूछना है कि आप बोल पा रहे हो या नहीं। तो 1 जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, इफ द लैरेंजियल नर्व आर इंजर्ड बाइलेटरली ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी जो हमारी लैरेंजियल नर्व है, अगर बाइलेटरली दोनों तरफ से क्या हो रही है, इंजर्ड हो रही है, द वोकल कॉर्ड वॉल टैगन, जो हमारी वोकल कॉर्ड है फिर वो क्या हो जाएगी, टैगन हो जाएगी, दब जाएगी। ठीक है, वोकल कॉर्ड, और इंटरफेयरिंग विथ स्पीच, और पेशेंट को क्या आएगी, बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पर आवरली हमें क्या बोलना है, आस्क द पेशेंट टू स्पीक, बोलने के लिए कहना है। इफ 1 कॉर्ड इज अफेक्टेड, और अगर 1 कॉर्ड, एक ही कॉर्ड अफेक्टेड होती है तो हॉर्सनेस डेवलप होगी, उसकी आवाज़ कैसी होगी, हॉर्सनेस। ठीक है, डरावनी आवाज़ होगी। दिस कैन एवेल्युएट सिंपली बाय हैविंग द क्लाइंट स्पीक एवरी आवर। और इसको भी हम कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं, इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं पेशेंट को आवरली स्पीक के लिए बोल के। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस को, अगर उसकी बाइलेटरली जो है लैरेंजियल नर्व आर इंजर्ड, बाइलेटरली अगर इंजर्ड हो रही है, या 1 हो रही है, 1 साइड कॉर्ड इंजर्ड अफेक्टेड हो रही है, तो हम दोनों कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हम पेशेंट को 1 आवरली स्पीक के लिए बोल के हम दोनों कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो बायलेटरली इंजर्ड हो रही हो या 1 कॉर्ड इंजर्ड हो रही हो। ठीक है, तो इससे हम दोनों कंडीशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। और जो अदर ऑप्शन है, दिस एबिलिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय नर्व डैमेज, ये इन्फ्लुएंस नहीं करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैरेंजियल नर्व इंजरी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्वैलो कर लेगा पेशेंट अगर लैरेंजियल नर्व इंजरी हुई है, और फैमिलियर ट्यून भी निकाल सकता है,
बट वो स्पीक नहीं कर पाएगा। अगर बोथ साइडेड नर्व इंजरी होगी तो वो बोल नहीं पाएगा, और अगर वन साइड कॉर्ड इंजरी होगी तो उसकी जो वॉइस होगी वो कैसी होगी, हॉर्सनेस होगी। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आज द क्लाइंट टू स्पीक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 180, फॉर विच क्लाइंट रिस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन असेसिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। एक पेशेंट है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, नर्स विच क्लाइंट रिस्पॉन्स, कौन सा क्लाइंट का रिस्पॉन्स नर्स को मॉनिटर करना चाहिए जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशन को असेस कर रही है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, 1 टेटेनी, 2 सीजर, 3 बोन पेन, 4 ग्रेविस डिजीज। राइट आंसर होगा हमारा 3 बोन पेन। ठीक है, अगर नर्स हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशन को असेस कर रही है तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, बोन पेन। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज कैल्शियम रिलीज, ये क्या करता है, क्या कॉज करता है, कैल्शियम को रिलीज करता है फ्रॉम द बोन से, लिविंग देम पैरोस, और उसको कैसा करके देता है, एकदम पैरस करके, मतलब एक टाइम का छिद्रपूर्ण। ठीक है, पैरासिस छिद्रपूर्ण, पूरा मतलब खोखला कर देता है एक टाइप का, एंड वीक कर देता है एंड पेनफुल कर देता है। ठीक है, आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या करता है, बोन्स, कैल्शियम से बोन्स को रिलीज कर देता है, उसमें पेनफुल कंडीशन ले आता है, बहुत साइड इफेक्ट करता है। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बोन पेन हो सकता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा 3 होगा। आपके ऑल क्वेश्चंस आज का खत्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर इन योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर वॉच मोर वीडियोज, प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।